दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं काव्य दोष। वीडियो बनाएं उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें, और अच्छी लगे तो लाइक करें और मन में सवाल हो तो कमेंट्स करें। विद्यार्थियों, काव्य शास्त्र आप महाविद्यालय के समय में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व में आपने हिंदी व्याकरण का अध्ययन किया है। व्याकरण का रूप बदल करके काव्य शास्त्र हो जाता है, और काव्य शास्त्र में बहुत सारे बिंदु हैं, टॉपिक हैं। यदि मान लीजिए काव्य शास्त्र में, काव्य में लिखने में, काव्य का मतलब सिर्फ कविता नहीं है, काव्य का मतलब कोई भी साहित्य है, उसके लेखन में किसी प्रकार की त्रुटि हो, कमी हो, बाधा उत्पन्न होती हो तो वह दोष है। उसको पढ़ने में, सुनने में, देखने में, जहां पर भी किसी प्रकार की बाधा हो तो वह दोष है। अब वो दोष क्या है, किस तरह से है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके कौन कौन से दोष हैं, उदाहरण सहित हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक निवेदन और है आपसे कि आप हमारी जो भी वीडियो देखें उसके साथ में आप कागज़ और कलम लेकर के बैठें, ताकि जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है उसे नोट करते चलें। क्योंकि भले ही लॉकडाउन में ये ऑनलाइन अध्ययन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी अपने दृष्टिकोण से उनको। तो आप लिखेंगे, एक बार मेरी बात सुन रहे हैं, एक बार देख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, तो 3 प्रक्रियाओं में आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, आसान हो जाएंगी। कोई शब्द जब पहली बार आंखों के सामने आता है तो उसे बोलने में कठिनाई होती है, न कि आपको बल्कि सबको, मुझे भी होती है, मैं भी कई बार अटक जाता हूँ उस पर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस शब्द के हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो वही शब्द हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जहाँ अर्थ, शब्द या रसात्मक रूप से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो वहाँ काव्य दोष होते हैं। आचार्य मम्मट ने अपनी काव्य परिभाषा में दोषहीनता को काव्य का एक लक्षण मानते हुए लिखा है, तदौषौ शब्दार्थो सगुण सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ प्रयुक्त अदोषौ का तात्पर्य दोषहीनता से है। काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार रहित होता है। काव्य शास्त्र की बहुत सारे टॉपिक, अंग उपांग संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत आचार्यों ने इनके ऊपर विस्तृत चर्चा की है, तो हम इनकी चर्चा जरूर करते रहेंगे। संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं की, उन्होंने क्या कहा इस बात को लेकर। काव्य दोष की परिभाषा, काव्य स्वाद में बाधक, उद्वेगजनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। उद्वेगजनक दोष है, अर्थात आप किसी चीज को प्राप्त करना चाह रहे हैं और उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो दोष है, जिसके कारण आप वह प्राप्त नहीं कर पा रहे। ये दोष काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। दोष शब्द, अर्थ और रस, इन तीनों के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों से काव्य का माधुर्य एवं सौंदर्य नष्ट हो जाता है और काव्य आनंद में व्याघात पड़ता है। इसीलिए दोषहीन काव्य को उत्तम काव्य माना गया है। जो दोष न हो जिसमें वो उत्तम काव्य, दोष युक्त काव्य उत्तम काव्य नहीं माना गया। काव्य दोष मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। जहां पर काव्य में शब्द के कारण दोष हो वहां शब्द दोष, जहां अर्थ के कारण दोष हो वहां अर्थ दोष, और तथा जहां पर रस के कारण दोष हो वहां रस दोष माना जाता है। इसे आप ऐसे समझें, काव्य के पठन पाठन में जो बाधित करता है उसी के कारण दोष होता है। जैसे कि आप काव्य को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब अर्थ दोष है। शब्द समझ में नहीं आ रहा, शब्द दोष है। अर्थ समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया, लेकिन उसका भावार्थ समझ में नहीं आया, उसके अर्थ की प्राप्ति के बाद जो आनंद है वो नहीं आया, तो इसका मतलब रस बाधित हो रहा है कहीं। तो जिस भी प्रकार से बाधा है वही दोष है। इन दोषों पर आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ ने पर्याप्त विचार किया है। प्रमुख काव्य दोषों का विवरण निम्नवत है। श्रुति कटत्व दोष,
जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हों, उनके कारण काव्य में श्रुति कटत्व दोष आता है। जैसे भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यह भर्त्सना में श्रुति कटत्व दोष है। सहज वाक्य हो, कठिन के बजाय सरल वाक्य हो, ऐसा होना चाहिए। श्रुति यानी कि सुनने में, कटत्व यानी कड़वा जो लगे, सुनने में कड़वा लगे, कठोर लगे, कठिनता हो जिसको प्राप्त करने में, वह दोष श्रुति कटत्व दोष है। दूसरा है च्युत संस्कृति दोष। जहां किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। प्रतिकूल यानी कि विपरीत, व्याकरण सम्मत शब्द का प्रयोग न होकर के कुछ अलग तरह का प्रयोग हो जाए या कुछ चीज छूट जाए तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष है। जैसे इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, ऐसा होना चाहिए इस निराशा को छोड़ो, आशा से लो काम। अतः यहाँ च्युत संस्कृति दोष है। तो एक बात यह हुई कि व्याकरण सम्मत शब्द का प्रयोग जहां न हो वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। अश्लीलत्व दोष, अश्लील आप जानते हैं, जिसको हम आम भाषा में गंदा कहते हैं, जो असामाजिक हो उस तरह से अश्लील शब्दों का प्रयोग यदि काव्य में हो तो जहां काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहां अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे मीच आंख पिए की निर्ख वायु दीनी तत्काल। अब यहाँ वायु का तात्पर्य क्या है? अपान वायु, जिसे हम पाद बोलते हैं, से है। अतः काव्य में प्रयोग करने का मतलब अश्लीलत्व दोष है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अश्लीलत्व दोष के अंतर्गत आता है। ग्रामत्व दोष। यूं तो साहित्यिक विधा में अंचल के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, ग्रामीण अंचल के साथ साथ उन ठेठ देहाती छोटी बोलियों का भी प्रयोग होता है, उनके शब्दों का भी प्रयोग होता है साहित्य में। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से काव्य शास्त्र के अनुसार वो दोष में गिने जाते हैं। साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्रामत्व दोष माना जाता है। जैसे कि मूढ़ पै मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। अब यहाँ पर जो मूढ़ हैं वो अक्सर गाँव में बोले जाते हैं, बस कि उसकी जगह सर होना चाहिए या शीश होना चाहिए। तो यहाँ सिर के लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है जो ग्रामत्व दोष से युक्त है। तो कहने का मतलब यह है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग जहां पर दिखाई दे तो वहां पर ग्रामत्व दोष होगा। अप्रतित्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। सामान्यतः जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए लोक व्यवहार के अंदर, उस तरह उससे अलग कुछ शब्द प्रयोग हो जाए काव्य में, तो अप्रतित्व यानी कि जिसकी प्रतीत होने की संभावना नहीं हो। उदाहरण देखें, विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब यहाँ देखिए, विष शब्द का प्रयोग जल के लिए हो रहा है, विष का मतलब है जल, लेकिन सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। सामान्यतः विष का अर्थ है जहर, जो आम लोग जानते हैं। अतः यहाँ अप्रतित्व दोष है, यानी कि यह प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन जब अर्थ प्राप्त करते हैं तो अप्रतीत्व है, तब प्रतीत हो रहा है वह कि उसका अर्थ, विष का अर्थ जहर है, जबकि यहाँ पर जो है वो जल है। तो ये अप्रतीत दोष है। क्लिष्टत्व दोष। देखिए, अब क्लिष्टत्व को बोलने में ही थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो आप समझिए क्लिष्ट मतलब कठिन। तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना काव्य में कि उसको बोलने में, समझने में, उसका अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ जानने में बड़ी कठिनाई हो, तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा, भाग, जोड़, नक्षत्र वगैरह वगैरह करके कठिनाई से निकलता है, वहां पर क्लिष्टत्व दोष से युक्त काव्य माना जाता है। जैसे देखें, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजई हम खात गोपियां कहती हैं। ये बिहारी का दोहा है। बिहारी ने बहुत सारे ऐसे दोहे लिखे हैं जिसमें क्लिष्टत्व दोष होता है। अब यहाँ अर्थ देखिए, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में यदि हम नखत यानी कि नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं? 27, वेद यानी कि 4 वेद, ग्रह 9, जोर यानी कि जोड़कर, अर्ध अर्थात इनको जोड़ो, 27 4 9 बराबर 40,
इनको अर्ध करें, अर्ध करी को आधा करें अर्थात 20। अब 20 का भी अर्थ है यहाँ पर विष, विष का मतलब जहर। को बरजई हम खात, विष को यदि हम खा लें तो हमें कौन रोकेगा। गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, तो ऐसे में जब उनका प्रेमी किसी प्रेमिका को नहीं मिल रहा है तो वो कह रही है उसके वियोग में तड़पने से बढ़िया हम जहर खा के मर जाएं, तो हमें कौन रोक सकता है। अब इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप नहीं जानते नक्षत्र कितने हैं तो आप नहीं प्राप्त कर सकते इसका अर्थ। ग्रह कितने हैं ये जानना जरूरी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जानने के बाद इसका अर्थ लगाना जरूरी है कि विष का 20 का मतलब यहाँ 20 नहीं विष है। तो ये एक तरह से इतना अधिक कठिन अर्थ प्राप्त करना बड़ा दुविधा का काम है। तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। न्यून पदत्व दोष शब्द के अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर कम हो पद होना चाहिए लेकिन कहीं छूट जाए तो वहाँ पर न्यून पद दोष होता है। जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे कि पानी पावक पवन प्रभु ज्यों, असाधु त्यों साधु। अब यहाँ क्या है, पानी पावक, पानी पावक यानी अग्नि, पवन यानी कि वायु, और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। कवि ये कहना चाहता है किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, वह नहीं लगाया है, इसलिए इसके कारण न्यून पद दोष है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यून पदत्व दोष है। अधिक पदत्व दोष एक तरह से इसका विपरीत है कि जहाँ पर आवश्यकता न हो फिर भी पद या शब्द लिख दिया गया हो। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे लपटी पुहुप पराग पद सन स्वेद मकरंद। अब पराग तो पुष्प का ही होता है, किसी और का कैसे होगा। अतः यहाँ पुहुप शब्द अनावश्यक है, होना ये चाहिए लपटी पराग पद सन स्वेद मकरंद। इतना ही पर्याप्त हो गया अपने आप में, इसलिए अधिक पदत्व दोष है यहाँ पर। अक्रमत्व दोष शब्द से स्पष्ट है जहाँ क्रम सही नहीं हो, क्रम की संरचना ठीक नहीं हो, वह शब्द जहां पर आया है उसके बजाय कहीं और दूसरे उचित स्थान पर आता तो अधिक संयुक्त अर्थ उसका होता। ऐसा अगर है तो वहां पर यह दोष है। जहां कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो वहां अक्रमत्व दोष होता है। और अक्रम में यदि शब्द है, पद है, तो उसके अर्थ की प्रतीति में बाधा उत्पन्न होती है। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब यहाँ पर यह है, जबकि होना चाहिए हम मानवी शब्द जो है वो लीला से पूर्व में पहले प्रयुक्त होना चाहिए। वे प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं, न कि मानव संसार में प्रभु की लीला कर रहा है, ये अर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये शब्द जब सही जगह प्रयोग होगा तो सही अर्थ की प्राप्ति होगी। दुष्क्रमत्व दोष जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष हो जाता है। मतलब लोक व्यवहार में जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वह न हो, अलग तरह से। जैसे कि उदाहरण के लिए पहले छोटे से बड़े की ओर क्रम से हम बढ़ते हैं कुछ चीज़ों में, और कुछ में बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं, तो ये क्रम ध्यान रखना चाहिए लोक व्यवहार में। ऐसे ही इस उदाहरण को देखें, नृप मोह कहें हाय दीजिए अथवा मत गजेंद्र। याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए और फिर हाथी न मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए। अर्थात पहले छोटी वस्तु मांगनी चाहिए, छोटी न मिले तो फिर उसके बाद बड़ी वस्तु के लिए निवेदन करना चाहिए। किंतु यहाँ पहले अर्थात घोड़े की ओर तदुपरांत हाथी की याचना करके लोक विरुद्ध क्रम रखा गया है, अतः दुष्क्रमत्व दोष है। तो पहले हाथी मांगना चाहिए, उसके बाद घोड़ा मांगना चाहिए। पुनरुक्ति दोष जहां किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो वहां पुनरुक्ति दोष होता है, अर्थात दोबारा से वो प्रयोग हो तो। जैसे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। अब यहाँ पर जगत और जहान दोनों एक ही दूसरे के पर्याय हैं, तो एक ही शब्द का प्रयोग पर्याप्त रहता, अनावश्यक रूप से दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए पुनरुक्ति दोष यहाँ पर है। जहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से करने से पुनरुक्ति दोष आ गया है।
रस दोष। अब अर्थ दोष और शब्द दोष की बात हो चुकी। अर्थ दोष कैसे बाधित करता है चीज़ों को? जहाँ भाव व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहाँ स्वशब्द वाच्य रस दोष होता है। जैसे कि विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। यहाँ नीरवता की स्थिति में चुप कर दे कहने से स्वशब्द वाच्य रस दोष आ गया है। अर्थात नीरव में अपने आप ही शब्दहीन, रव माने शब्द, नीरव यानी शब्द नहीं है जहाँ पर, तो अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता क्या है? तो रस में बाधित उत्पन्न होता है। वर्ण प्रतिकूलता दोष, यानी कि वर्ण जिस अनुकूलता के साथ आना चाहिए वह न आकर कुछ अलग तरह से आए, तब वर्ण प्रतिकूलता के कारण कहीं कहीं इस प्रकार का रस दोष आ जाता है। जैसे श्रृंगार रस में कठोर वर्णों का प्रयोग या वीर रस में कोमल वर्णों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मुकुट की उटक लटक विविकुंड को, बहों की मटक नेक आँखी न दिखाऊ रे। अब यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन है, लेकिन वर्ण किस तरह के? टय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो श्रृंगार वर्णन में, प्रेम के वर्णन में जब इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होगा, कठोर वर्णों का बार बार प्रयोग हो रहा होगा, तो वह श्रृंगार या रति भाव वाले, स्थायी भाव वाले रस की प्राप्ति में दोष उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। अतः शब्दावली भी उसी रस के अनुकूल होनी चाहिए, न कि प्रतिकूल। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो काव्य दोष को लेकर के। आशा है काव्य दोषों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। उदाहरण सहित हमने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके लिए लाभप्रद रही हो तो इसे लाइक करें। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। आपके मन में कुछ सवाल हैं तो भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके दूसरे मित्रों के साथ भी आप इसको, वीडियो को साझा कर सकते हैं, इसको लिंक को भेज सकते हैं और उनसे भी आग्रह कर सकते हैं कि वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप घर पर रहें, अपने आप को, अपने परिवार को, देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया, नमस्कार।